हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10 का है फिजिक्स। इसमें जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड पेपर में आने वाले हैं केवल हम उसी को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें जो दिया गया है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से आखिर तक देख लेना होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलो ठीक, तो एक तरफ से आप समझते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग दिया हुआ है प्रकाश के गुण। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश के गुण क्या है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। उसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक दिया हुआ है प्रकाश को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है। जैसे कि आप कहीं पर टॉर्च जला रहे हो तो टॉर्च की रोशनी तभी आपको दिखेगी जब वो कहीं पर टकरा रही होगी। जैसे आप टॉर्च जलाए, दीवार पर टकराया तो आपको दीवार दिखने लगा, इसी प्रकार से। इसमें तीसरा नंबर दे रखा है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद रखना होगा। अगर इसे आप याद रखते हैं तभी आपका क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन में भी आता है कि सी इक्वल टू को लगाना होता है, तो ये फार्मूला इसका जो है फिक्स होता है, ये आपको याद कर लेना होगा। चलते हैं आगे। इसमें नंबर 4 दे रखा है, इसमें नंबर 4 दे रखा है प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में चलती है। फिर अगला है जब प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराता है यह परावर्तित हो जाती है। जब ये किसी से टकराएगा तो क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगा। तो इसमें आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है प्रकाश का परावर्तन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको याद कर लेना होगा। जो टॉपिक दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, ये आपको याद कर लेना होगा। इसमें कहा जा रहा है जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब पहले इतना हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें दिया गया है जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है। ये मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, यहाँ से चलना शुरू किया और ये कहाँ से टकराया, जाकर के बी से टकरा गया। तो ये जब बी से टकरा गया, यहाँ चला इसका माध्यम और यहाँ पर जाकर बी से टकरा गया। तो जब ये टकराया बी से तो क्या हुआ, अब यहाँ तक चलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें दे रखा था जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब यह उसी माध्यम में वापस जा रही है। देखिए जितने एंगल पर ये आया था, मान लीजिए 45 डिग्री पर आया था, तो ये 45 डिग्री पर क्या होगा, ये चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 45 डिग्री पर आया और ये 45 डिग्री पर चला गया। ए से बी तक आया और ये क्या हुआ, बी से सी तक चला गया। ये हो गया। अब इसमें चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या कहता है देखते हैं। उसके बाद तो इसमें आगे कह रहा है यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। तो इसमें कुछ हम और देखते हैं, फिगर को आप देखते रहिएगा। उसके बाद इसमें आगे है जब प्रकाश एक मिनट, जब प्रकाश जिस तल से टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। जैसे कि आपका ये हुआ, जो ये प्रकाश यहाँ से चला ए से और ये बी आया, बी से सी को गया, तो जहां ये और सी दोनों का जहां ये टकराया है इसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश तल बोलेंगे। बिंदु को नहीं, इस बिंदु को भी बोल सकते हैं, पूरे सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, पूरे सरफेस में जहां भी टकराएगा क्या है आपका, परावर्तक तल ही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे इसमें दिया हुआ है तल से टकराने वाले किरण को आपतित तथा जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी मतलब ये हुआ। आज के थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तथा प्रकाश जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब फिर हम देखते हैं इसमें इसमें कह रहा था यही, ये हुआ कि जो प्रकाश यहाँ से आ रही है बी तक इसे बोलेंगे आपतित किरण, और ये जो जा रही है इसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण, और बीच में जो ये आपका होता है ये हो जाएगा आपका अभिलंब। ऐसे समझ लेते हैं। और जो न समझ में आया वो पूछेगा, बताया जाएगा आपको, दोबारा कमेंट में पूछिएगा। आगे चलते हैं। जैसे देखिए इसमें नीचे कहा था तथा प्रकाश जिस बिंदु पर टकरा जाता है या टकराता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रकाश टकराया तो ही था, ये यहाँ से यहाँ तक आया था, टकराया ही था, इसे हम क्या बोले थे, अभिलंब तो ही बोले हैं। ये हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या कहता है अगली हेडिंग हमारी है परावर्तन के नियम। ये हमारी है अगली हेडिंग, इसको अब भी ध्यान से पढ़िएगा, ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम अक्सर ये पूछता रहता है। तो परावर्तन के नियम कितने प्रकार के हैं? परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट, अभिलंब तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण बराबर होता है। जैसे जो ये हुआ कोण आई और कोण आर आपका ये बराबर होगा। जैसे कि फिर से हम दिखा दे रहे हैं बना करके। जैसे क्या हो गया ये आपतित किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण और बीच में आपका हो गया अभिलंब। तो जो बीच में जो एक कोण बनेगा, यानी इसको आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एक कोण बनेगा और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, तो इस वाले कोण को तो हम कह देंगे कोण आर बोल देंगे और इस वाले कोण को हम बोल देंगे कोण आई बोल देंगे। ये आपका सारा क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, कोण आई और कोण आर बराबर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, अब देखते हैं द्वितीय नियम। इनका द्वितीय नियम क्या था? द्वितीय नियम देख रहे हैं, इनका द्वितीय नियम था कि आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आपका ये हो गया आपतित किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण और ये आपका हो गया अभिलंब, और नीचे क्या लगा होता है तल, जो आपका ये चमकदार तल होता है, ये हो गया कलई किया हुआ शीशा है, दर्पण दिखाया गया इसे, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? ये हो गया, यहाँ इस बिंदु से टकराया, इसी बिंदु से ये अगला चला गया, इसी बिंदु पर अवलंब भी आ गया, तो एक ही बिंदु पर है ये नहीं यहाँ पर, तो इसी हम बोल देते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? जो समझ में नहीं आएगा वो बाद में पूछेगा, बताया जाएगा आपको। इसमें आ जाता है अगले हेडिंग पर। तो अगला हेडिंग हमारा है जो आपको पता है दर्पण। दर्पण भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दर्पण। इसका देखेंगे, लिखेंगे, इसका परिभाषा ही लिखेंगे हम, याद भी कर सकते हैं, छोटे में है। कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर क्या कहलाता है? वो दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्रथम है समतल दर्पण और द्वितीय है गोलीय दर्पण। तो पहले हम देखते हैं दर्पण कैसा होता है। इसको हम थोड़ा सा बनाकर दिखा देते हैं आपको, सिंबल यहाँ पर, क्योंकि वो 3D बनेगा, बन नहीं पाएगा, लेकिन बनाकर दिखा देते हैं, प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए आपका 3D दर्पण हो गया। तो जो का ये और सामने वाला सरफेस है, ये आपका तो पेंट नहीं रहेगा, ये आपका कलई, ये पेंट बोलो या कलई बोलो, यहाँ पर कलई नहीं रहेगा। लेकिन जो आपका ये सरफेस बना है, ये मान लीजिए कहाँ का है, ये मान लीजिए सामने से बैक दिखा रहा है, पीछे का दिखा रहा है, तो ये भाग तुम्हारा क्या होगा? ये भाग हमारा कलई होगा या पेंट होगा। तो भी क्या होगा, हमारे को सामने दिखेगा। जैसे ये भाग इसका हमने कलई कर दिया, हमने ये भाग कलई कर दिया, और ये केवल फ्रंट भाग बचा है, सेफ बचा है, यहीं पर क्या बोल देंगे हम, ये जो फ्रंट भाग से बचा है सेफ, यही दर्पण हो जाएगा। जब हम इसके सामने कोई चीज दिखाएंगे तो ये मुझे विपरीत दिशा में फिर से क्या कर देगा, मुझे रिजल्ट देगा, दिखा देगा। इसी को बोलते हैं दर्पण। पीछे एक तरफ कलई होगा, एक तरफ नहीं होगा, यही हो गया। इसमें चलते हैं, अब क्या देता है समतल दर्पण गोलीय दर्पण। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग जो आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है गोलीय दर्पण। इसमें गोलीय दर्पण में सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमारा दिया हुआ है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वह भाग होते हैं जिनका एक तल चांदी अथवा पारे की पालिश करके तथा उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे उनका तल चमकदार हो जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये आपका छोटे से परिभाषा हो गया। अब चलते हैं इसके फिगर पर। फिगर कैसा बना है, फिगर देखते हैं। ये आपका हो गया फिगर, जैसे कि इसमें दिया गया फिगर को, ये हो गया आपका फिगर जो बना हुआ है। ये क्या रहेगा, जो एक तरफ है ये आपका डॉटेड नहीं रहेगा, ये लाइनिंग रहेगी, और इसके बाद इसमें क्या कर देंगे, ऐसे करके हम कलई कर देंगे, और एक तरफ जो रहेगा इसको हम डॉटेड कर देंगे। ये सरफेस आपका डॉटेड रहेगा। तो जहां से आपका डॉटेड खत्म हुआ है, यानी जहां से मतलब सॉरी, जहां से आपका लाइनिंग स्टार्ट हुआ है और ये डॉटेड जहां से स्टार्ट हुआ है, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, ए, और नीचे ही उसी के जस्ट नीचे से हमने मान लेंगे बी मान लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए से बी, एक डॉटेड लाइन खींच देंगे, वहां से वो अलग अलग करेगा कि कहाँ से डॉटेड है और कहाँ से डॉटेड नहीं है। तो जहां से डॉटेड नहीं है उसको हम क्या कर दिए, पेंट करके और कह दिए ये आपका
एक तरफ चमकदार हो गया, कलई कर दिया गया, इसको बोल देते हैं हम अवतल दर्पण। और दूसरे सेम टू सेम दूसरे को हम बोल देते हैं यहाँ पर, एक तरफ डॉटेड रहेगा, एक तरफ बिना डॉटेड के रहेगा, लेकिन जिसका कलई होगा, जिसको कलई को हम अंदर की तरफ कर देंगे और इसे बोल देंगे हम उत्तल दर्पण। सेम टू सेम जैसे ये अवतल दर्पण बना है उसी प्रकार से उसका उल्टा उत्तल दर्पण बना हुआ है। बीच में हमने जिस रिंग जो है गोला है उसके बीच में हमने मिड पॉइंट ले लिया है, जिसका नाम हमने सी दे दिया है। सी से क्या हो जाएगा, आपका केंद्र हो जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण अब कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहले आपका होगा अवतल दर्पण और दूसरा आपका होगा उत्तल दर्पण। आप इसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था, नेक्स्ट हेडिंग हमारा था गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना। ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम परिभाषा पढ़ने के लिए। परिभाषा है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु दर्पण से दर्पण के ध्रुव से कितना दूर है। ये होता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, फर्स्ट हेडिंग आपका इसमें बन जाएगा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना में फर्स्ट हेडिंग बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें देखते हैं सबसे पहले अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती है, जिसे यहाँ पर चित्र 4 में दिखाया गया है। ये वस्तु कहाँ से है, ये अनंत से कोई प्रकाश आ रहा है, किसी दर्पण से टकरा रहा है। तो जब दर्पण से टकरा रहा है तो क्या होता है, वो एक नीचे बनेगा, एक ऊपर, दो प्रकाश की लाइन आ रही है, बीच में भी एक आएगा, यहाँ से टकराता है केंद्र से, यहाँ पर केंद्र बनता है, ये टकराया और ये जाकर के नीचे वाला प्रकाश यहाँ से टकराया, दोनों जहाँ से टकरा गए उसको हमने केंद्र में कर दिया। इसी प्रकार से हो गया। आप इसमें चलते हैं आगे। इसमें आगे क्या कह रहा है, इसी फिगर के हिसाब से समझेंगे। इसी के अकॉर्डिंग इसमें कह रहा है, अतः अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक फोकस पर उल्टा वस्तु से बहुत छोटा तथा वस्तु की ओर ही बनता है। चित्र बी में इसे दिखाया गया है, जिससे कि ये चित्र बी है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वस्तु रखी है, ए और बी वस्तु है, जो यहाँ पर इस सरफेस में रखी है, और जब बनती है वस्तु तो यहाँ पर ये कैसे बन जाती है, उल्टा बन जाती है ऐसे। उसके बाद इस फिगर को आप बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसमें चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में करिएगा, दोबारा बता देंगे, समझा देंगे इसको। नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग हमारा ये होगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। दोनों में संबंध ये हर बार पूछता है, हाई स्कूल में ये बार बार पूछता है कि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसको बनाने के लिए आप फिगर को बनाना पड़ेगा। पहले फिगर को बना लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा। ये आपका एक दर्पण बनेगा, जैसे कि यहाँ पर एक दर्पण ये बना हुआ है, दर्पण बनेगा जिसके एक बीच से लाइन खींचेंगे, उसके यहाँ मिड पॉइंट को बोल देंगे पी, और जो फर्स्ट रहेगा जो ए से जब जाएगा इसको मान देंगे हम एम, और यहाँ से जो ये से प्रकाश आएगा और जहाँ से इससे निकलेगा और जो जिसे काटेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे एफ, और वहाँ से एक प्रकाश का डॉटेड लाइन दिखा देंगे, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सी, यहाँ पर बनेगा। ये होगी। अब उसके बारे में व्याख्या क्या होती है, व्याख्या को देख लेते हैं। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि संबंध कहाँ है, तो संबंध उसको दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा जो जल्द ही। पढ़िए इसे ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है, इस चित्र में एक किरण एम अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष सीपी के समांतर आपतित होती है। सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। सबसे पहले जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे जिस फिगर बना हुआ है इस फिगर को बना लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, और इसी की सहायता से आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो जो यहाँ पर क्रियाकलाप किया गया है
यहाँ पर जो जो क्रियाकलाप हुए हैं इन्हीं को जो आप पहले बना लीजिएगा ऐसे बगल में। और अब बगल में बनाने के बाद जैसे यहाँ पर आपने इस फिगर को बना लिया इतने में, इस फिगर जब बन गया आपका तो फिर आप यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से आप ऐसे लिखना प्रारंभ कीजिएगा। जो नीचे इसके लिखा हुआ है इनको आप बाद में लिखना प्रारंभ कीजिएगा। तो आपको क्या होगा, जब आप लिखते जाएंगे वही लिखा गया है जो आप यहाँ पे चित्र में जो जो किए हैं वही यहाँ पर लिखा गया है, और आप सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे और समझते भी रहेंगे जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। तो फिगर आप पहले बना लीजिए ताकि आपको सामने दिखे यहाँ पर फिगर। तो इसमें चलते हैं, इसमें आपको क्या दिया है, जो फिगर में किया गया वो यहाँ पर लिखा गया है। तो ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं। यह किरण दर्पण से एमएफ की दिशा में परावर्तित है, जहां एफ दर्पण का और दर्पण का ध्रुव पी तथा वक्ता केंद्र सी है। अब फिगर को यहाँ पर बना लीजिएगा साइड में, तो आपको सही रहेगा। फिगर में बनाए रहिएगा और इसको साथ में लिखते रहिएगा। आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है बिंदु यम पर अभिलंब यम सी है तथा आपतन कोण कोण ए एम सी तथा परावर्तन कोण एफ एम सी है। परावर्तन के अनुसार क्या कहता है, परावर्तन के अनुसार इसमें देखते हैं। परावर्तन के अनुसार यही होता है, यहाँ पर दिखाया गया है कोण ए एम सी इक्वल कोण एफ एम सी, इसको मान लिया हमने फर्स्ट समीकरण। अब चलते हैं, क्योंकि ए एम जो है समांतर किसके, सी पी तथा सी एम, इन्हें क्या करती है, काटती है ये इन्हें ए एम को। फिर चलते हैं, इसमें आगे देता है इसलिए कोण ए एम सी इक्वल क्या हो जाएगा, कोण एफ सी एम, इसको हमने मान लिया सेकंड समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण एक व समीकरण दो से यहाँ पर लाएंगे। तो क्या होगा, समीकरण एक क्या है आपका, कोण एफ एम सी इक्वल समीकरण टू क्या है आपका, कोण एफ सी एम, ये होगी। अब इसमें चलते हैं, क्या कह रहा है आगे, तथा इन कोणों के सम्मुख त्रिभुज एफ एम सी की भुजाएं बराबर होंगी। दोनों की क्या भुजाएं होंगी, दोनों की भुजा बराबर होगी। आप फिगर को डिनोट कर लीजिएगा, फिर आप देखते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, बता देंगे आपको। इसमें चलते हैं, अतः क्या बनेगा, एफ सी इक्वल टू एम एफ, ये आपका बन जाएगा तीसरा समीकरण। चलते इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे आपको यही कह रहा है, यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु एम ध्रुव पी के बहुत निकट बनेगा। चलते इसमें आगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे हम, एफ एम इक्वल टू एफ पी, इसको हम मान लिया फोर्थ समीकरण। तो फिर क्या करते हैं, समीकरण तीन में एफ एम इक्वल टू एफ पी रखते हैं, एफ पी का मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू एफ पी, समीकरण आपका बन गया 5 बन गया। जो आपको नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, आपको विस्तार से तब बता दिया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ समीकरण 5 के दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, तो एफ पी जब इसमें जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, एफ सी प्लस एफ पी, दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी इधर भी जोड़ना है आपको, इसमें भी जोड़ना है और इसमें भी जोड़ना है, दोनों में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर दोनों जब जोड़ रहे हैं तो क्या बनना है, एफ सी प्लस एफ पी इसमें भी जुड़ गया, इक्वल टू एफ पी था प्लस एफ पी इसमें जुड़ गया, तो क्या हो गया, एफ सी इक्वल टू टू एफ पी हो गया। अब चलते हैं इसमें आगे, एफ पी को जब हम रोकते हैं तो क्या हो जाएगा, पी सी बाई टू, ये टू किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे से जगह नहीं हुआ था इसलिए ऊपर हमने बताया है, अर्थात फोकस दूरी कितनी होगी, अर्थात फोकस दूरी इक्वल टू, इसका फोकस दूरी का फार्मूला होता है हाफ इंटू वक्ता त्रिज्या होती है। तो हमने एफ इक्वल टू लिखा, ये फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया, फोकस दूरी को हमने एफ से लिखा। उसके बाद क्या किया हमने, इक्वल लगाया, वक्ता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, आर बाई टू लिखते ही हैं, क्योंकि यहाँ से है हाफ टू ही है, जो हाफ लगाए हाफ यहीं से है, इसी को हाफ इंटू वक्ता त्रिज्या को गुणा किया हमने, तो क्या मिल गया, आर बाई टू, इसी को लिखते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूले में यानी क्वेश्चन जब लगाओगे, सवाल लगाओगे, उसमें आपको ये मिलेगा, जहां पर आपको क्या करना होगा, इसे लर्न कर लेना होगा आपको, ये आपको याद होना चाहिए फार्मूले। चलते हैं आगे, चलते हैं अब, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे हमारा आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही बताया गया, आपको साथ में नोट करते चलना है। यहाँ पर दिया गया, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें दूसरा दिया गया है, दूसरा ही था दर्पण के उपयोग। दर्पण के मतलब दर्पण से मुझे क्या क्या उपयोग होता है दर्पण से, तो इसमें है, दर्पण से प्रथम उपयोग आपका होगा नाक कान गले की जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करता है।
उसके बाद दूसरा क्या है आपका, इसका उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका हो जाएगा, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में नाई प्रयोग करता है, जो कि जो फ्रंट से सामने रखता है उससे क्या होता है, प्रतिबिंब जो है आपका बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा, जो कि दूसरे स्टेप में इसी को दिया गया है। आपका दूसरा स्टेप है, आपका दूसरा स्टेप है, इससे वस्तु सीधा व बड़ा दिखाई देता है। और इसका लास्ट है, इसका उपयोग परावर्तित दूरदर्शी में किया जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किया है ये भी जान लेते हैं। ये भी पूछता रहता है कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग हम देखते हैं। इसका उपयोग है, फर्स्ट इसका उपयोग मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा कार के बगल शीशे में किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम तभी करते हैं क्योंकि यह बड़े क्षेत्र को कम कर देता है। यानी जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से, आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे आपके कोई बड़ा वस्तु या ट्रक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आपके पास आ गया और आप जैसे पास नहीं है, थोड़ा सा दूरी पर ही, आपको देखने में वैसे आपको नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो शीशे में जब आप देखेंगे तो शीशे में कुछ छोटा सा दिखेगा, दूर दिखेगा, और आप क्या होंगे, अपने साइड हो जाएंगे या उसे ही साइड कर देंगे। इसीलिए इस शीशे को प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखते हैं अगला क्या देता है, तथा इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। यानी जो इसका दृष्टि क्षेत्र होता है विस्तृत मतलब बहुत बड़ा होता है। और तीसरा इसका है, इसका उपयोग सड़क पर लगे लैंपों में करते हैं। जो आपकी सड़क पर जो रोड लाइट लगे होते हैं, इन जो सड़क पर बड़े बड़े खंभे पर बल्ब लगे होते हैं, शहरों में लगे होते हैं अक्सर, तो उन पर किया जाता है। क्यों, इसके लिए किया जाता है जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल जाता है और उससे क्या है, प्रकाश बहुत दूर तक जाती है। ये हो गया आपका। और आपका अगला चलता है, अगला क्या है आपका, अगला है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के क्या नियम है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना होगा। नोट्स बना लीजिए, लिखते रहिए, डेली आपको मिलता रहेगा। यहाँ से हो गया। अब इसमें चलते हैं परावर्तन के नियम में। फर्स्ट हेडिंग आपका है, फर्स्ट नंबर आपका यही दिया गया है, परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये आपको वहां पर दिखा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दोबारा बता रहे हैं हम। ये आपका हो गया आपतित किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तो तल में है, इसी को बोला गया। यहाँ से आपका तल हो गया, एक ही तल पर तीनों है, इसी को बताया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में आपको यही बता रहा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी ज्या को क्या बोलते हैं हम, साइन, ये होता है, ज्या को बोलते हैं साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन इसको भी बोलते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब जो इसका मान होगा वो क्या होगा, नियत होगा, नियतांक होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, अतः साइन आई अपन साइन आर, ये क्या आपका नियतांक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आपको याद कर लेना होगा। इसमें चलते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट में है एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल को पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आगे चलने में सही रहे। क्योंकि हम क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं तो क्वेश्चन आपको भी दिखेगा नहीं, जैसे हम यहाँ नीचे बताने लगेंगे। तो क्वेश्चन आप पहले अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप लगाते रहिएगा। क्वेश्चन इसमें कह रहा है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। इसमें अब कह रहा है प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है आपको, सीक्वल निकालनी है। इसमें देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, इससे लिखते हैं, इस मानदंड से लिखते हैं। फार्मूला क्या है आपका, हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, दोनों में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 4/3, मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद इक्वल लगाया, हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। इसको देखो हमने वहां पर कहा था कि यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और आपका यहाँ पर वैल्यू वो लग गया प्रकाश की चाल, उसका हमने लिख दिया 3 × 10⁸।
अपान लगा दिया, पानी में प्रकाश की चाल, इसी को मुझे ज्ञात करनी है, मुझे पता भी नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जो नहीं पता है इक्वल के बाएं कर लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं। इसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि मुझे निकालना है। तो यहाँ पर ये हमने बाहर कर लिया। कैसे? यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्रकाश में पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणे 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर 8, 4 आपका नीचे आ जाएगा। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, पहले इन 3 को गुणा कर लो, 9 हो गया, इंटू 10 के पावर 8 सीधा लिख दो, बटे 4 लिख दो। अब क्या करो, 4 खूनों से डिवाइड करो, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है, रफ कार में दिखा दिया गया है। 4 को हमने 9 से डिवाइड किया तो पहले एक बार गया, आपका कितना बचा, 5 बच गया। उसके बाद हमने एक बार फिर से ले गया तो आपका 1 बच गया। तो हमने क्या किया, जब 1 बचा तो हमने पॉइंट लगाया यहाँ पर, और पॉइंट लगाया तो यहाँ पर मुझे 1 जीरो मिल गया, तो क्या हो गया 10। फिर हमने 2 से भाग दिया तो 8 हो गया। क्या बच गया, 2 बच गया। 2 बचने के बाद हमने क्या किया, 0 मुझे मिल गया फिर से, क्योंकि पॉइंट हमने लगाए रखा है पहले से। 20 हो गया, तो हमने 5 से कर दिया डिवाइड, और यहाँ पर क्या हो गया, सारे खत्म हो गए। आपका आ गया 11.25। जब का आया 11.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल में है, आप समझ सकते हैं। या नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछेगा, दोबारा बताया जाएगा आपको। उसके बाद इसमें चलते हैं आगे हेडिंग पर। अगला हेडिंग हमारा है, कह रहा है इसमें वक्रता त्रिज्या। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या क्या है, यहाँ पर यही पूछा गया, परिभाषा दिया पूछा गया है केवल यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की। तो चलते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। वह खोखले गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण स्वयं एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वेरी सिंपल है, 2 लाइनों में छोटे से आपको याद भी हो सकता है। नहीं समझ पाइएगा पूछिएगा, बताएंगे अगले स्टेप में। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं। दर्पण के वक्र केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे कि जो कहा गया है इसको दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं आप। दर्पण के दर्पण के वक्र केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। आप खुद ही समझ सकते हैं, वेरी सिंपल में है, छोटे से। चलते हैं आगे। आगे इसमें कह रहा है फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी की परिभाषा। तो फोकस दूरी की परिभाषा सरल है, यहाँ पर देख सकते हैं। दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं हम, एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसको, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। इसके बाद खत्म हो गए, ये एक लेसन का बना हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली बार आपको फिर से मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, रिवर्स करके वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। क्या कर सकते हैं हम, इतना ही केवल कि अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कल तक आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेगा अगले लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। और आप क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।